स्टार्ट। देखो रिवाइज करवा देता हूं मैं एक बार पीरियोडिक टेबल को, पूरी की पूरी को। ये सामने जो दिख रही है आपको पीरियोडिक टेबल है, और सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोसले की पीरियोडिक टेबल है जो 1913 को मोसले ने दी थी। 118 एलिमेंट को अरेंज किया था 3 आधार पर, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। 91 जो मेटल थी वो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इधर ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी क्या है, मेटल है। नॉन मेटल 20 जो आपको उधर दिख रही है येलो कलर में, ये 20 क्या है, नॉन मेटल। देखो मेटल तो आप याद कर नहीं सकते, 91 है, लेकिन नॉन मेटल 20 और मेटालॉइड्स कितनी है, केवल 7 हैं। इनको तो याद कर ही सकते हो, क्योंकि कई दफा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कौन सी मेटल है, कौन सी मेटल है नहीं है, कौन सी नॉन मेटल है, कौन सी मेटालॉइड है। मेटालॉइड 7 याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम और पोलोनियम। ये जितनी भी हैं 7 की 7 ये मेटालॉइड हैं जो धातु को है धातु से अलग करती हैं, जिग-जैग लाइन पर मौजूद हैं। किस लाइन पर मौजूद है, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी दोनों की शो करती हैं, न्यूट्रल होती हैं। कोई भी चार्ज मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, करवा दी थी ना भाई। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये पहला फर्स्ट ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, 18th ग्रुप है। ग्रुप के अंदर डिवाइड की गई है पीरियोडिक टेबल, ताकि आपको इतने एलिमेंट याद करने ना पड़े। एक ग्रुप, एक वर्ग में जितने भी एलिमेंट आते हैं सभी अपनी अपनी प्रॉपर्टी सेम दिखाते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, सभी की प्रॉपर्टी सेम है। रटोगे तो याद नहीं कर पाओगे, ऐसे अगर कर लोगे फर्स्ट ग्रुप को तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको पूछ लूं सोडियम का कलर कैसा होता है, सिल्वर, तो आपको केवल सोडियम का याद रखना, सभी का सिल्वर होता है भी। ये कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, सारी की सारी सॉफ्ट होती हैं, चाकू से काट ली जाती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने आप में क्या लगा लेती हैं, ऑक्सीजन जिस चीज में मौजूद नहीं होती उसमें ये रखी जाती हैं। और किस में नहीं मौजूद होती ऑक्सीजन, कैरोसिन ऑयल में मौजूद नहीं होती। ये सारी बातें फर्स्ट ग्रुप के बारे में मैंने बताई तो थी। फिर सेकंड ग्रुप था, ट्रिक भी मैंने बताई थी भी, आप इस तरीके से इस ग्रुप को कर सकते हो। फिर मैंने बताया था कि इनको किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला और दूसरा ग्रुप मिलकर किस ब्लॉक का निर्माण करते हैं, एस ब्लॉक का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे। आपसे पूछ सकता है कि एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 3 से 12 जो हैं वो किस ब्लॉक का निर्माण करते हैं, डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। आपसे पूछ सकता है डी ब्लॉक का निर्माण कौन कौन करता है, या कौन सा वर्ग डी ब्लॉक में नहीं होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक जो मैंने आपको बताया था वो ये ब्लॉक था। कौन सा ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों चीज पाई जाती हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटालॉइड्स भी। तो ये इसके अंदर देखो कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ये जितनी भी दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी कैसी हैं भी, सारी की सारी मेटल हैं। ग्रीन में दिख रही हैं वो, और ये येलो में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है। एफ ब्लॉक है ये नीचे वाला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सारे के सारे, अपने नाभिक से रेडिएंट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। पहला तत्व लैंथेनियम होने की वजह से इसको लैंथेनोइड बोलते हैं, इसको पहला तत्व एक्टिनियम होने की वजह से एक्टिनोइड बोलते हैं। तो इसमें कुछ था तो नहीं भाई। फिर मैंने आपको यह बताया था कि एक के ग्रुप को लेकर चलेंगे, उसके हिसाब से अपन क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब तक अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे, अच्छे से अपने माइंड में सेट नहीं करोगे, तो आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। आप ऐसे ही रटते रहोगे, कितने दिन ही लगे रहना, नहीं होगा आपसे।
अब देखो इधर देखो, ये शायद मैंने ये चीज आपको छोड़ दी थी, बता देता हूं मैं। ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को अपने माइंड में सेट करना। इधर मेटल थी, उधर नॉन मेटल। आपसे पूछ सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट ये है, राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धातुई गुण। तो सिंपल सी बात है, इधर धातु थी, उधर है धातु है, तो धातुई गुण क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। और अगर अपन राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो मेटेलिक गुण क्या होते जाएंगे भी? इंक्रीज होते जाएंगे। बोलो। तो ये सारे के सारी जो चीजें, अब देखो इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयन जितने ज्यादा होंगे एनर्जी उसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। और हमारे को पता है एटॉमिक नंबर बढ़ने पर आयन भी क्या हो जाएंगे भाई? बढ़ जाएंगे। आयन बढ़ेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो भी आपसे पूछ सकता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई? खुद सोच कर देखो, नॉन मेटल के पास क्या होती है? सारी की सारी नेगेटिव होती है या नहीं होती है? तो अपने आप क्या हो जाएंगी? ये इंक्रीज हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? अब जो चीज इधर इंक्रीज हो रही है तो उधर जाओगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही थी तो वो राइट टू लेफ्ट आने पर क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। अब एटॉमिक साइज के बारे में मैंने आपको बताया था। एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी एटम की त्रिज्या होगी उतना ही उसका क्या होगा भी? साइज होगा। और साइज कैसे बढ़ रहा था? एटम का साइज जो है, एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ रही थी? जब उसके ऑर्बिट्स में क्या हो रहे थे भी? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे, तभी तो बढ़ रही थी। तो सिंपल सी बात है, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो वो क्या बढ़ रही है भी? एटॉमिक रेडियस उसकी बढ़ रही है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो उसका क्या बढ़ेगा भी? साइज भी अपने आप बढ़ जाएगा। इधर अगर देखोगे, देखो इसके अंदर देखोगे, ये एटॉमिक रेडियस अगर ऐसे आओगे तो वो क्या हो रही है भी? घट रही है। सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल ऐसे चलती है 1 2 3 4 5 6। तो जो चीज इधर बढ़ रही है तो इधर आने पर क्या होगी भाई? घटेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से पीरियोडिक टेबल ऐसे नहीं ली थी मैंने। पीरियोडिक टेबल खुद बना के हाथों से पूरे के पूरे 18 वर्ग, 7 आवर्त और 4 के 4 ब्लॉक एक एक बनाया था, ताकि इमेज तो भी आपने फिर कभी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो इससे फायदा नहीं होगा। आपको दोबारा उसको रिवाइज करना पड़ेगा, कहां पर मैंने क्या चीज बताई थी। क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल माइंड में सेट करोगे तो ही आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलते होंगे। श्योर है भाई ये? ठीक है, तो अपन जो ना इसको याद कर लेना भी, 7 की 7 जितनी भी 7 मेटलॉइड हैं और 20 नॉन मेटल है। नॉन मेटल को तो याद करना ही नहीं है भाई, क्योंकि सारी की सारी गैस है और सभी को पता गैस तो सारी क्या होती है? नॉन मेटल होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या करना है? केवल ये 7 मेटलॉइड याद करनी है। पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट याद नहीं करने हैं। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये गैस है सारी की सारी। और सभी गैस क्या होती हैं? सभी गैस अधातु होती हैं। बोलो। तो ये थोड़ा अभी थोड़ा एफर्ट करो, घर पे जाकर थोड़ा करने की कोशिश करो, पता चल जाएगा। ये दो मैंने अलग करी थी, ब्रोमीन और आयोडीन। की थी या नहीं की थी? दोबारा फिर कर देंगे इनको लोग। एक द्रव में पाई जाती है कि ठोस में पाई जाती है। चलिएगा भाई, चलो भाई, इसमें ज्यादा समय ना खराब करूंगा मैं, ये सारा मैंने बता रखा है, बस मैंने रिवाइज करवाया है। अगर आपको आता है, अगर आ गया तो ठीक है, आप अलग से समझ सकते हो, नहीं तो इसकी एक वीडियो पा जाएगी, वो देख लेना अच्छे से। पीरियोडिक टेबल को आपको समझना ही पड़ेगा, रट नहीं सकते हो, ठीक है? नहीं स्किप कर सकते हो। देखना इसके अंदर ये क्वेश्चन जो हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना खुद, ये बना रखे सारे। कुल ज्ञात तत्व कितने? अभी कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? गलत है भाई, ये लिख लेना। कुल ज्ञात तत्व कितने? भी 126। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे पीरियोडिक टेबल में पिट्टी में कितने तत्व हैं,
तो 118 तत्व हैं। कितने भी? 118। प्राकृतिक रूप से कितने पाए गए? 94। ठीक है, इसको भी 98 कर लेना, इसको कितना कर लेना? 20 कर लेना। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कितने पाए गए? 98। और वैसे कितने पाए गए? 20। धातु कितनी है? 91। अधातु कितनी है? मेटलोइड्स कितनी है? 7। क्लियर है? ये रिवाइज करने के लिए लिख रखा है यहां पर। धातुओं के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अधातुओं के पास ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाती है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाती हैं। ये करवा चुका हूं मैं। सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है भी? भूप्रपट्टी का मतलब धरती में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? देखो सुनना मेरी बात, एक तो तत्व कहे और एक धातु कहे। एलिमेंट का मतलब धातु, अधातु और उपधातु, सभी में से, सभी में तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन धातु पूछे तो एल्यूमिनियम पाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन था? हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट भी हाइड्रोजन था। सबसे हल्का भी कौन था भी? सबसे भारी कौन बताया था? ओस्मियम था, ओएस था। उसके बाद सबसे हल्की धातु कौन थी? जो पहली धातु थी, जो फर्स्ट धातु थी, वही सबसे हल्की धातु थी। द्रव धातु कौन थी? पारा थी। द्रव धातु कौन था? ब्रोमीन थी। द्रव धातु कौन थी? ब्रोमीन थी। क्लियर भी? चलो इसको देख लेना। सबसे अच्छा चालक धातु कौन थी? चांदी। चालक का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, जिसका प्रतिरोध कम हो। ठीक है, तो चांदी जो होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, वो कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। उसमें विद्युत की सुचालक अधातु जो थी वो कौन थी भी? ग्रेफाइट थी। सबसे अधिक आघातवर्ध्य, आघातवर्ध्य का मतलब जिसको पीट कर चादर बनाई जा सके, तो किसको ज्यादा पीटा जा सकता है? चांदी को। किसको? क्या कर दिया? आघातवर्ध्य में। गलत कर लेना भी, आघातवर्ध्य में चांदी करना भाई। सुनना भी, मैलिएबिलिटी जो है सबसे ज्यादा चांदी की होती है भी। आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, जो आपकी जो काजू कतली खाते हो ना, उसके ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? चांदी की, सिल्वर की। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है गोल्ड के पास। खींचकर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने को कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार, मतलब दिखे भी नहीं गा, इतना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो याद रखना, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, चादर बनाने की प्रॉपर्टी चांदी की ज्यादा होती है और खींचने की सोने की ज्यादा होती है। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सॉरी, सबसे एक्टिव नॉन मेटल पूछ रखी है, देखो वर्ड, तो कौन है भी? फ्लोरीन है। मेटल पूछ लेता तो पोटेशियम है। मेटल पूछ लेता तो पोटेशियम है। सबसे अधिक क्या देखा रखे? क्रियाशील एलिमेंट जो पूछ ले तो भी यहां पर कौन आएगा भी? पोटेशियम आएगा। क्या आएगा भी? पोटेशियम आएगा। सर्वाधिक आयनाइजेशन किसकी होती है भी? सर्वाधिक जो आयनाइजेशन है वो किसकी होती है भी? हीलियम की होती है। क्यों? हाइड्रोजन की क्यों नहीं हुई? लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। हाइड्रोजन एक अपवाद है। जैसे ही हाइड्रोजन को छोड़ देंगे कौन आ जाएगा? हीलियम आ जाएगा। चलिए भी, न्यूनतम आयनाइजेशन किसकी है भी? सबसे कम आयन किसके होते हैं भी? सीजियम के होते हैं। किसके होते हैं भी? सीजियम को होते हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन कौन प्राप्त करता है भी? क्लोरीन करता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? क्लोरीन। सिंपल सी बात, जिस पे इलेक्ट्रॉन होंगे वही विद्युत ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद ऑक्सीकरण पदार्थ कौन भी? ऑक्सीकरण कौन भी? फ्लोरीन है। जिसके ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा होगी वही क्या होगा भी? ऑक्सीडेंट जल्दी होगा। उसके बाद भी मानव शरीर में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मिट्टी के तेल में कौन रखा जाता है? सोडियम और कैल्शियम। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो मैं करवा चुका हूं। रिवीजन करने के लिए इसको मैंने यहां पर डाला है। अब अपन जो है चलेंगे किसके ऊपर भी? बोरोन फैमिली के ऊपर। यहां से स्टार्ट करते हैं भी अपना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्ग मैंने करवा दिए थे। ठीक है, डी ब्लॉक यानी कि 3 से 12 वर्ग पूरे कंप्लीट करवा दिए थे। 11वां वर्ग जो है जिसके अंदर कॉपर, गोल्ड और सिल्वर थी, कोइंड मेटल कहते थे, वो भी मैंने करवा दिया था। अब आते हैं अपन
ग्रुप 13 पर। किस पर आ जाते भी? ग्रुप 13 पर। मोस्ट नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। वैसे देखो इसमें ही एक अपवाद है, वैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, वो बढ़ता है, होना चाहिए था किससे? फ्लोरीन के बाद नियोन के पास, लेकिन केवल 17वां जो होता है ना वो ज्यादा होता है 8वें से। बस ये एक अपवाद है इस पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, इसलिए फ्लोरीन के पास है। चलो भाई देखो भाई, ग्रुप 13 नाम है भी बोरोन फैमिली। आपको नाम क्या रखना है भी? बोरोन फैमिली। यहां पर कहीं पर है क्या? ग्रुप 13, यहां पर लिख देता हूं मैं भी बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली ग्रुप 13 होता भी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। पहला नाम है इसलिए। कौन कौन से एलिमेंट है देख लेना भी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो इसमें बैंगन से याद रखना बोरोन, उसके बाद आलू से याद रखना एल्यूमिनियम, ऐसे ये जितने भी जर्मेनियम, इंडिको, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट है ये किसके अंदर होते हैं भी? ये आपके ग्रुप 13 में होते हैं, ठीक है भी। ग्रुप 13 से क्वेश्चन अगर आ सकता है तो यही आ सकता है, पहला बोरोन जो है वो पहली उपधातु है, पहली उपधातु है। और एल्यूमिनियम से अगर क्वेश्चन आ सकता है ना, तो पृथ्वी में मतलब भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली क्या भी धातु है? कौन भी? एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये जितने भी हैं ये एलिमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर भी? ग्रुप 14 नाम याद रखना, पूछेगा तो नाम ही पूछेगा आपसे कि ग्रुप 14 का नाम क्या है। तो ग्रुप 14 में पहला एलिमेंट कौन है? कार्बन, तो इसका नाम भी क्या भी? कार्बन फैमिली। अब भी कार्बन से तो इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये मान के चलो आधी केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाता है भी? कार्बन बनाता है, ठीक है। तो इसको तो अपन डिटेल में पूरा का पूरा करेंगे भी कार्बन को। कार्बन के लगभग आप चारों तरफ जितनी भी चीजें देख रहे हो ना कार्बन की हैं, क्योंकि कार्बन के पास टेट्राहेड्रल वैलेंसी होती है। जब आप कार्बन को देखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। इसको 2 4 करोगे तो इसकी जो वैलेंसी होगी क्या होगी भी? 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, भाई तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे पे ले ले, मेरे को कुछ चाहिएगा तो मैं तेरे से ले लूंगा, इस प्रकार से शेयरिंग होती है। तो इसीलिए कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन अभी? कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन को तो अपन डिटेल में करेंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी एवरीडे में अपन यूज करते हैं चीजें वो सारे क्या भी कार्बन के कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन मेनली है, ठीक है। तो ये तो सारा करेंगे अपन। तो इसको कर लेना कार्बन फैमिली, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मत करना, मैं तो यही कहूंगा, केवल आपको बस ये याद रखना है इस 14वें ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली बोलते हैं, और इससे ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद भी 15 ग्रुप कौन सा भी? 15, इसको याद रखना भी। 15वां ग्रुप जो है, ग्रुप 15 जो है, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसका दूसरा नाम लिख लो भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है, तो लिख लेना निकोजन फैमिली। निकोजन फैमिली, ठीक है। नहीं याद करना, कोई भी एलिमेंट इसका याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिक देखो तो ये नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है, कोई बीमार नहीं करना है, क्योंकि देखो कंपटीशन एग्जाम में इनका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 16 भी, ग्रुप 16 में कौन भी? ऑक्सीजन, तो भी इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसका दूसरा नाम लिख लो भाई जो क्वेश्चन आएगा, चारकोजन फैमिली। क्या बोलते हैं भी? चारकोजन फैमिली। ऑक्सीजन वर्ग को क्या बोलते भी? चारकोजन फैमिली बोलते हैं। क्लियर भी? चलो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया भाई, अब करेंगे इनको कौन सा भी? फ्लोरीन और
क्लोरीन, पी ब्लॉक चल रहा है ना भी ये, तो भी ग्रुप 17 जिसको फ्लोरीन फैमिली ना बोलकर क्या बोलते हैं, एलोजन फैमिली बोलते हैं। मैं इसको इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक स्लाइड ले लेता हूं, देखना भी यहां पर ही समझने की बात है, जिसको अपन क्या बोलते भी, एलोजन फैमिली। ग्रुप कौन सा भी, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ग्रुप 17 का नाम क्या है, एलोजन फैमिली। क्यों है एलोजन फैमिली, सुनना भाई। जब आप इस ग्रुप को देखोगे ना, पहला ही देख लो क्लोरीन, पहला ही कौन है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ग्रुप 1 के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके किसका निर्माण करेगा, साल्ट का निर्माण करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये सबसे ज्यादा क्या बनाता है अभी, रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है सभी के साथ, एलोजन, इससे इसका नाम क्या पड़ गया, एलोजन पड़ गया। ठीक है, एलोजन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अभी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सुनो भी, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। एक बात याद रखना, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना, टॉक्सिक ग्रुप है। क्या भी, टॉक्सिक वर्ग है, पूरा का पूरा वर्ग जो है टॉक्सिक गैसों का वर्ग है भाई। अब ये वर्ड मैंने क्यों लिखवाया सुनना, पहले मैं इसको ना क्लोरीन को ऊपर न लेके किसको ऊपर ले लेता हूं, फ्लोरीन को ऊपर ले लेता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर इतना भी टॉक्सिक नहीं है कि अपने को मार दे, और इतना भी कम नहीं है कि अपने को मारे नहीं, मार सकता भी। देखो कभी भी टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन आ जाए ना, आंख मीच के एलोजन वर्ग का कोई भी सदस्य दे रखा हो, उसी को ठोक देना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सीएफसी गैस जहरीली गैस है, फ्लोरीन होता है उसके अंदर, चूहे मारने की दवा है, आदमी मारने की दवा है, जितने भी जहर हैं, बड़े से बड़े जहर, वो सारे के सारे आपके किस में, लगभग बड़े जहर किस में कौन पाएगा, फ्लोरीन पाएगा। आपसे कंपाउंड पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि सीएफसी गैस में कौन सा जो जहरीली गैस है वो पाई जाती है, चूहे मारने की गैस में कौन सी जहरीली गैस पाई जाती है, फ्लोरीन। थोड़ा जहर कम कर दो, अब ये अपने को तो नहीं मारेगा, लेकिन किसको मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। किसको, बैक्टीरिया या वायरस को मारेगा। सिंपल सी बात है, जहर है तभी तो मारेगा, तो उसमें किसको आंसर कर दोगे, क्लोरीन को। जैसे कि आपसे कहेगा पानी साफ करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका भी, क्लोरीन का। भाई क्लोरीन का। अब सिंपल सी बात है, पानी कब साफ होगा, जब बैक्टीरिया मर जाएंगे पानी के, तभी तो साफ होगा भाई, तभी तो साफ होगा। अब ज्यादा अगर पानी में क्लोरीन डाल दिया तो वो व्यक्ति को भी मार देगा। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने के बाद आंख लाल हो जाती है और स्किन जो हो जाती है क्या हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है। उसका रीजन जो है वो यही है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन गैस है, और वो एक क्या है, टॉक्सिक गैस है। क्लियर है। तो इसके अंदर लिख लेना, पहला तो फ्लोरीन के बारे में लिखो, सीएफसी गैस में सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है भी, फ्लोरीन कंपाउंड पाया जाता है। यह एक जहरीली गैस है भी भाई, सिंपल सी बात है, जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों आ गई, जिसमें क्लोरीन भी आ गई और फ्लोरीन भी आ गई, दोनों जहरीली गैस आ गई, तो बहुत जहरीली गैस है भाई। ये किस के लिए यूज की जाती है, तो लिख लो भाई कूलेंट के रूप में, प्रतिशीलक के रूप में यूज की जाती है भाई, प्रतिशीलक के रूप में यूज की जाती है। किसमें भाई, एसी और फ्रिज में। ये जो देखो, ये जो एसी ठंडी हवा दे रहा है ना आपको, ये किस गैस की वजह से, सीएफसी गैस की वजह से दे रहा है। अब सुनो भाई, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा एक। ये सीएफसी गैस जो है ना, ये ओजोन परत को खत्म करती है। किसको खत्म करती है, ओजोन को खत्म करती है। अब खुद बताओ मेरे को, ओजोन का कार्य क्या है भी? ओजोन परत का कार्य है सूर्य के अंदर आने वाली पराबैंगनी किरणों को खत्म करना। और भी अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट आ गई अपनी स्किन पर तो क्या कर देंगी,
स्किन कैंसर कर देंगी। तो को कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। एक दफा क्वेश्चन पूछा गया कि किस गैस की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। तो अब देखो, वैसे तो स्किन कैंसर किसी भी गैस की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली फ्लोरीन की वजह से जो है वो क्या हो सकता है भी, स्किन कैंसर हो सकता है। फ्लोरीन गैस ज्यादा रिलीज होगी तो ओजोन परत क्या होगी भी, खत्म होगी। ओजोन परत खत्म होगी तो पैराबैंगनी किरण आएगी और स्किन को क्या करेगी भी, कैंसर का रूप धारण करेगी। तो इनडायरेक्टली कैंसर का रीजन कौन बन सकती है भी, फ्लोरीन गैस बन सकती है। कहने का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। तो सीएफसी में किसका प्रयोग किया जाता है भी, फ्लोरीन का। और कोई भी, मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, किसी भी प्रकार का जहर आ जाए, उसमें गैस का क्यों पूछ ले, तो भाई पूरे सभी एलिमेंट्स में जहर जो ना यही है। जहर मान के चलो मैंने कोई जहर नहीं बताया, पता ही नहीं था मैंने, और एग्जाम में आ गया, तो अब वो कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, उसका प्रयोग कर लेना। मतलब ये सोच लेना कि और तो एलिमेंट हो ही नहीं सकते, यही एलिमेंट जहरीले हैं, और आंसर करें ना गलत नहीं होगा, क्योंकि और 118 एलिमेंट में कोई भी इतने जहरीले नहीं होते हैं, यही होते हैं। क्लियर अभी? पर ये जरूर देख लेना, कहीं ये सोचो कि भी सर ने बताया नहीं था, फ्लोरो आ गया। फ्लोरो का इसी का कंपाउंड है, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, फ्लोरीन का एक कंपाउंड है भाई फोस्फीन। क्या भी? फोस्फीन एक कंपाउंड है भाई, फ्लोरीन का फोस्फीन। इस कंपाउंड की वजह से दांत मजबूत होते हैं भाई। दांतों की जो मजबूती जो होती है ना, वो किस कंपाउंड की वजह से होती है, तो फ्लोरीन का कंपाउंड होता है जी फोस्फीन। तो लिख लेना भी, दांतों की मजबूती किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से नहीं होती भी दांत मजबूत। दांत मजबूत किसकी वजह से होते हैं, फोस्फीन। एनामल लेयर किसकी वजह से मजबूत होती है, फोस्फीन। कई बार क्वेश्चन आता है डिके ऑफ टीथ इज ड्यू टू, दांतों का क्षय हो जाना, खराब हो जाना, भंगूर हो जाना, टूट कर पड़ना, ये किसकी कमी से होता भी, किसकी से, फोस्फीन की कमी से होता है। लिख लेना, दांतों की मतलब क्षय होना, डिके ऑफ टीथ जो होता है वो किसकी कमी से होता है, डिके ऑफ टीथ जो होता है वो किसकी वजह से होता है भी, फोस्फीन की वजह से होता है। अब सुनना, एक और फोस्फीन का एक यूज और, अगर फोस्फीन ज्यादा हो गया, थोड़ा कम हो गया, घना ज्यादा कम हो गया तो भी दांत जड़ने लगेंगे, थोड़ा कम हो गया तो दांतों का पीलापन भी फोस्फीन की वजह से होता भी। कहीं आप ब्रश रगड़ते रहो कि वो पीलापन हट जाएगा, नहीं भी, वो किसी कंपोनेंट की वजह से हुआ है, उस चीज की कमी है दांतों में, इसकी वजह से हुआ। तो फोस्फीन की मेडिसिन लो, ना कि ब्रश से उसको एनामल लेयर को खत्म कर दो। कई क्या करते हैं, दांतों को इतना घिसते हैं कि एनामल लेयर क्या हो जाती भी, खत्म हो जाती है। अच्छा ये बताओ, किस किस को दांतों से ठंडा गर्म लगता है? जिसको भी लगता है उसके दांत ठीक है। अब किसको लगता है? अरे जिसको भी दांतों से ठंडा गर्म लगता है उसके दांतों की एनामल लेयर खत्म हो चुकी है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होती है एनामल लेयर। ठंडा गर्म लगने का मतलब ही नहीं होता। अगर एनामल लेयर है, वो कहते हैं ना, अगर एक दो वो है, क्या नाम है, पेंचर हो रहा है दांता में छोटे मोटा, तो लग सके है दांता में ठंडा गर्म। लेकिन अगर फिर भी और भी ज्यादा ठंडा गर्म लग रहा है ना, तो इसका मतलब आपने वो बुर्श जो है ना, वो डॉक्टर ने सलाह दी थी कि 2 टाइम बुर्श करो। डॉक्टर सलाह देता ब्रश को कैसे करने की, ऊपर से नीचे, सॉफ्ट ब्रश। लेकिन आप कैसे रगड़ते हो, कई तो रगड़े रखा, उस बुर्श ने फैलाकर न छतरी बनाए रखे हैं, ठीक है, 2-3 दिन में, मतलब वो पीले। अरे टीथ का रियल कलर येलोइश होता है, व्हाइट कलर नहीं होता। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल व्हाइट नहीं होता। मत किया करो ये बिल्कुल व्हाइट, बिना बात खत्म कर दो एनामल लेयर ने, ठीक है ना भाई। तो ये लिख लेना, फोस्फीन की वजह से। कहने का मतलब जितनी भी टॉक्सिसिटी आपको कहीं पर दिखे, किसको कर देना, क्लोरीन लिख लेना। एक बार क्लोरीन के 2-3 यूज लिख लेना। क्लोरीन पानी को साफ करने में
किसका प्रयोग किया जाता अभी? पानी को साफ करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। टॉक्सिक गैस है तो भी बैक्टीरिया वगैरह को मार देगी। कौन भी? क्लोरीन। ठीक है, एक और होती है भाई, सुनना मेरी बात। क्लोरीन का कंपाउंड होता है एक, जिसको अपन बोलते हैं BHC। सुना भाई? देखो, अगर आप करंट से रूबरू हो ना, करंट अफेयर करते हो, तो BHC के बारे में जरूर सुना होगा। कोरोना आया था, हर घर में छिड़किया गया था। जो आप कहते थे ये ट्रैक्टर में पानी डाल कर लिया और छिड़क दिया है, वो सैनिटाइजर, होम सैनिटाइजर, वो क्या था? वो BHC था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना, ये आ भी चुका है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिख लेना, होम सैनिटाइजर। होम सैनिटाइजर है भाई ये। कौन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो क्या होता है, देखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC को छिड़क दो तो वहां पर बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो हैं वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? वैसे तो हॉस्पिटल वगैरह में भी छिड़के रखते हैं इसको। तो आप क्या सोचते हो BHC आज पहली बार कोरोना में यूज किया गया है? वैसे तो सैनिटाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया ही जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है? लिख लो, क्लोरीन का ये कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, एंटीसेप्टिक है भी, ये भी बैक्टीरिया वगैरह को ये भी क्या करता है अभी? मारता है। ठीक है, तो ये भी जो है किसको क्या भी, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है अभी? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी छिड़का गया था भाई। ब्लीचिंग पाउडर भी जो है वो, उसका भी छिड़काव किया जाता है कीड़े मकोड़े वगैरह मारने के लिए, मच्छर वगैरह मारने के लिए। समझ रहे हो? तो ये क्लोरीन के ही कंपाउंड है। किसके अभी? क्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन कंप्लीट है भाई। फ्लोरीन ज्यादा टॉक्सिक है, क्लोरीन थोड़ा कम टॉक्सिक है। छोटे बैक्टीरिया को तो मार देता, अपना विज्ञान है छोड़ दे है। फ्लोरीन उनने भी नहीं छोड़ेगा अगर लपेटे गए तो। ठीक है, ज्यादा हो गया तो। क्लियर भी? उसके बाद एक भी यहां पर था ब्रोमीन। क्या था भी? लिख लो भाई ब्रोमीन के बारे में, एकमात्र द्रव अधातु। देखिए, अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें? लेकिन ये एक अपवाद है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। नॉन मेटल, मेटल पारा है, मेटल क्या है? पारा है। और अधातु क्या है? द्रव अधातु है भाई। उसके बाद लिखो भी, इसी में था भाई आयोडीन। क्या आपके नमक में आयोडीन है? एक बात याद रखना, आयोडीन नमक नहीं होता, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ठीक समझ रहे हो ना? जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है, ताकि आपके नमक में अगर आयोडीन है तो भोजन के साथ कुछ माइक्रोबैक्टीरिया जाएं तो वो क्या हो जाएं भी? खत्म हो जाएं। इसलिए जो है आयोडीन का प्रयोग नमक में, मतलब नमक में जो आयोडीन, वो जो क्वेश्चन आता ना, वो आता ना आपकी टूथपेस्ट में आयोडीन है या फिर इन चीजों में आयोडीन है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो? तो इसके बारे में सबसे पहला तो कंसेप्ट लिखना, एकमात्र ठोस है धातु है भाई, एकमात्र ठोस अधातु। मैंने आपको बताया ना 20 में थे ना 18 धातु गैसीय अवस्था में पाई जाए, एक द्रव में और एक ठोस में। और ठोस भी पूछे ना क्रिस्टलीय फॉर्म में। किसमें भी? क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाए। क्रिस्टल का मतलब समझो, नमक जैसा, नमक क्रिस्टल फॉर्म में हो ना, तो भी क्रिस्टलीय फॉर्म में पाया जाता। कौन भी? आयोडीन। एक क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आया था भाई, एकमात्र ऐसी है धातु जिसमें धातु ही चमक पाई जाती है। देखिए, अधातुओं में कोई भी चमक नहीं पाई जाती आयोडीन को छोड़कर। तो लिख लेना, एकमात्र ऐसी है धातु है जिसमें धातु ही चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है भी? धातु ही चमक पाई जाती है। क्लियर भी? आयोडीन क्लियर है?
चलो अभी एक और लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना, एकमात्र ऐसा मिनरल जो मनुष्य के शरीर द्वारा बनाया जाता है, एकमात्र ऐसा मिनरल जो मनुष्य के शरीर द्वारा बनाया जाता भी ग्रंथि है। यहां पर देखो ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, साथ में एक आयोडोक्सिन हार्मोन भी रिलीज करती है, और आयोडोक्सिन में कौन होता है? आयोडीन। तो एकमात्र ऐसा एलिमेंट जो शरीर द्वारा बनाया जाता है वो कौन है भी? आपका आयोडीन है भाई, लिख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर द्वारा बनाया जाता है। तो भी ये थे भी आपके सारे के सारे आयोडीन। ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपसे एंटीसेप्टिक के रूप में पूछ लेना तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? एंटीसेप्टिक कौन होते हैं भी? जो बाहर से बैक्टीरिया को मारते हैं। दो होते हैं, एक तो एंटीबायोटिक और एक एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक होते हैं अंदर से बैक्टीरिया को मारे, और एक होते हैं बाहर से बैक्टीरिया को मारे। तो बाहर से बैक्टीरिया को भी मारता कौन भी? आयोडीन। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? चलो ग्रुप 18 भाई सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है भाई, ग्रुप 18 नोबल गैस। इसको करेंगे कल। एक एक गैस जो है उससे लगभग 20-20 फैक्ट जो है अपन करेंगे। जैसे हीलियम है, कहां कहां पर प्रयोग की जाती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, सारी की सारी नोबल गैस हैं। लेकिन भाई मैं फिर आपसे एक बात कहता हूं कि जब तक आप पीरियोडिक टेबल को रिवाइज नहीं करोगे, आपके माइंड में ये बात नहीं होगी कि भी ये मतलब